आज का हमारा क्लास होगा आपका टॉपिक नंबर 2.3 जिसका नाम है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, चलिए तो बात हम लोग कर रहे हैं कहाँ का, यूरोप का, है ना, जो कि बहुत यूरोप तो आपको मालूम है बहुत बड़ा एक कंटिनेंट है। तो हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे मोटा मोटी जो भी बात होगा वो यूरोप के लिए बात होगा, है ना। अब यहाँ पे जो आपका एक पॉइंट आया है, अच्छा पहले बात तो ये कि पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से लिबरलिज्म का मतलब सभी के लिए अलग अलग है ना, यानी कि आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग था। इकोनॉमिक स्फीयर पे किसी के लिए आज़ादी का मतलब कुछ और था, फ्रांस के लोगों के लिए आज़ादी का मतलब कुछ और था, यानी कि हर किस्म के लोगों के लिए आज़ादी का मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उठापटक किस प्रकार से यूरोप में हो रहा है। आज़ादी का मतलब सभी के लिए है। अब आपके सामने एक कंजर्वेटिज्म आ गया, ये क्या है। उसके बाद थोड़ा सा यदि हम याद दिलाना चाहें तो उसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, उसके पहले आप एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए यूरोप का जो इतिहास रहा है ना, यूरोप का जो हिस्ट्री रहा है वो बहुत ही थोड़ा सा उठा पटक वाला रहा है। वहाँ पे कोई एक ऐसा नहीं था ग्रुप ऑफ पीपल जो कि केवल वही रूल कर रहे हों। वहाँ पे ऐसा था मतलब कि आपको हर एक किस्म का लोग वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ना। जैसे आपका टॉपिक का नाम क्या था, आपके टॉपिक का नाम ही है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पॉइंट नंबर आपका 2 जो है वो है आपका मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया है, यूरोप में लोगों के अंदर, लोगों के दिल में अपने देश के लिए किस प्रकार से देश प्रेम का भावना आया, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने बहुत पहले शुरुआत अपना कर रखा था। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ा। वो भी यूरोप के बहुत ही खास लोग थे, है ना। नंबर में तो कम होते थे लेकिन बहुत ही पावरफुल होते थे। उसके बाद फिर आपने मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा, है ना। चलिए उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिबरल लोगों के बारे में पढ़ा, यानी कि ऐसे लोग जो कि आज़ादी चाहते थे और आज़ादी सबके लिए अलग अलग था, इसके बारे में भी आपने पढ़ा। उसके बाद और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना कंजर्वेटिज्म। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरोप के हिस्ट्री में, है ना। चलिए जानते हैं कंजर्वेटिज्म जो आया है वो आया है कंजर्वेटिव से। जैसे नेशनल से आता है हमारा नेशनलिज्म, सेक्युलर से सेक्युलरिज्म, है ना, उसी प्रकार से हमारा आया है कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है, देखिए कंजर्वेटिव का मतलब आप पहले समझिए। कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब इस प्रकार का विचारधारा आप कह लीजिए, कंजर्वेटिज्म ही आप उसको समझिए। कंजर्वेटिज्म मेनली एक इस प्रकार का विचारधारा होता है जो कि जैसा था पहले वैसे ही वो रहना चाहता है, यानी कि वो किसी प्रकार का उतना खास बदलाव नहीं चाहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे भारत में बहुत समय पहले ना सती प्रथा हुआ करता था। सती प्रथा में क्या था, यदि कोई पुरुष यदि उसका डेथ हो जाता है तो उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, है ना, उसी के साथ। तो ये क्या था, सती प्रथा था। और जब सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय ने ख़त्म किया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको अपोज किया कि नहीं ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो जो लोग चाह रहे थे कि सती प्रथा ख़त्म नहीं होना चाहिए, वही लोग कौन है, वही है कंजर्वेटिज्म। वही लोग कंजर्वेटिव हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कि बदलाव नहीं चाहते हैं, जो चल रहा है उसी को वो हमेशा चलते रहना देना चाहते हैं, वही होता है हमारा कंजर्वेटिव। फ्रेंच रेवोल्यूशन में था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में वही चीज़ है, इसमें भी समझ गए। तो कंजर्वेटिव लोग मेनली ऐसे लोग होते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब कि ऐसे सोच वाले लोग जो कि बदलना नहीं चाह रहे हैं किसी भी स्थिति को, जैसा है वैसा रहने दीजिए, है ना। ये हमारा कंजर्वेटिज्म होता है, यही हो गया। तो कंजर्वेटिज्म क्या है, मेनली एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जिसके तहत लोग जैसे हैं वैसे रहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे यूरोप के लोग जैसे हैं वैसे ही रहना चाह रहे हैं या फिर अपने आप को बदलना चाह रहे हैं? अपने आप को बदलना चाह रहे हैं यूरोप के मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ पे यूरोप में एक ग्रुप ऐसा भी था जो कि अपने आप को बदलना नहीं चाहता था, वही हो गया हमारा कंजर्वेटिव। और उस आइडिया को जो बदलना नहीं चाहते हैं उस आइडिया को हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जहाँ पे भी आपको आइजम लाइजम लग जाए ना, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, कंजर्वेटिज्म, उसको आपको समझ लेना है एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी। ठीक है, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा हिटलर वाले चैप्टर में नाजिज्म। नाजिज्म क्या था, नाजी मेनली एक पार्टी था, जर्मनी का नाजी मेनली एक पार्टी था जिससे कि हिटलर बिलोंग करता था। और उस पार्टी का क्या था, अपना आइडियोलॉजी था, अपना मकसद था उनका। तो उनका भी अलग विचारधारा हुआ ना,
उनको किस पे काम करना है, उनका सोच क्या है उस पार्टी को लेकर, उस पार्टी में रहने वाले सारे लोग किस के लिए काम करेंगे, उसका सोच क्या होगा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया नाजिज्म। समझ गए बात को। चलिए, तो जिसमें भी ISM लग जाए ना, समझ जाइएगा कि वो एक आइडियोलॉजी का बात कर रहा है, एक विचारधारा का बात कर रहा है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे कौन लोग थे जो कि यूरोप को बदलना नहीं चाहते थे, जैसा है वैसे रहना देना चाहते थे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप इसके बारे में कुछ फीचर्स जान लीजिए, है ना। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि राइट फ्यू वर्ड्स, इस प्रकार से राइट फ्यू लाइन्स अबाउट कंजर्वेटिज्म, तो उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं ना। उसके बारे में यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्या है देखिए, दे बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved। ऐसे लोग जो क्या चाहते थे, ऐसे लोग जो क्या चाहते थे, ट्रेडिशनल चीज़ों को चाहते थे। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी मतलब कि जो समाज में पहले से चलता आ रहा है ना, जैसे समाज में पहले होगा कि स्कूल चलाने का तरीका अलग होगा, तो वही चलना चाहिए, मॉडर्न नहीं होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि समाज में पहले एक बहुत ही पुराना एकदम प्रतिष्ठित कॉलेज हो, उसी को रहने दीजिए, उसको उसके बदले में कोई अलग नहीं बनाइए। मतलब कि वो पूरी तरीके से अपने पुराने चीज़ों पे ही चलना चाह रहे हैं, है ना। वो अपना कुछ भी बदलना नहीं चाह रहे। जैसे हमारे भारत में पहले क्या था, हमारे भारत में पहले लोग, स्कूल नहीं थे हमारे पास, तो लोग कहाँ पढ़ते थे, बरगद के पेड़ के नीचे, किसी भी ठंडे पेड़ के नीचे वो पढ़ा करते थे। लेकिन आज हमारे पास स्कूल है। लेकिन कोई ऐसा भी इंसान उस समय पर हुआ होगा जो कि कहा होगा कि नहीं, ये वातावरण अच्छा है ना, यहाँ पे खुले में बच्चे पढ़ते हैं, इसको यहीं पर रहने दीजिए। तो वो सोच क्या हो गया, हमारा कंजर्वेटिज्म वाला सोच हो गया। वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो जैसा है वैसे रहने देना चाहते हैं, वो बदलना नहीं चाह रहे हैं उसको, है ना। तो ये पहला हो गया। वही लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, जो देश में, स्टेट का मतलब आप यहाँ पे क्या समझेंगे, कंट्री समझेंगे, ठीक है ना। तो जो देश में और जो सोसाइटी में, मोहल्ले में, गली मोहल्ले में जो भी प्रकार का संस्था चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको वैसे ही चलने दें। उसके बाद मोनार्की को रहने दें, डेमोक्रेसी को नहीं लाया जाए, इस प्रकार का भी सोच वो लोग रखते थे। उसके बाद चर्च, अच्छा यहाँ पे चर्च का नाम क्यों कहा गया है, चर्च तो एक धार्मिक स्थान होता है, फिर चर्च का बाद क्यों कहा गया, क्योंकि देखो, हाँ सही बात है, क्योंकि ये जब का बात हो रहा है यूरोप का, उस समय पे चर्च एक बहुत ही खास रोल प्ले करता था, है ना। जो चर्च में पुजारी लोग हुआ करते थे, फादर लोग, वो जो एक बार कह देते थे ना, वो राजा को भी मानना पड़ता था। क्योंकि आप याद कीजिए, चैप्टर नंबर आपका 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्लास 9, सबसे ऊपर कौन, सबसे ऊपर कौन, क्लर्जी। और क्लर्जी में आते कौन थे, वही सब तो आते थे, चर्च वाले लोग आते थे, है ना, पूरा पुजारी लोग आते थे। उसके बाद राजा आता था। सोचो, राजा ने अपने आप को ऊपर नहीं रखा, हमेशा पुजारी से नीचे रखा। समझ गए बात को। इसीलिए जो एक बार पुजारी लोग कह देते थे, वही यहाँ पे आपका साबित हो जाता था। और पुजारी लोग कभी भी, उस समय के पुजारी लोग जो भी थे, फादर लोग चर्च के, वो कभी भी तरक्की नहीं चाहते थे, है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो, आपने अक्षय कुमार का एक मूवी देखा है, क्या नाम है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, नहीं देखे हैं। उसमें टॉयलेट एक प्रेम कथा में, शायद टॉयलेट एक प्रेम कथा ही कहानी है, हाँ, उसमें उसके पिताजी, अक्षय कुमार के पिताजी, घर में बाथरूम नहीं बनने देना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि घर में ही किचन है, घर में ही बेडरूम है, घर में ही स्नान रूम है, हर चीज़ घर में है, घर में ही पूजा स्थल है, और घर में ही बाथरूम रखेंगे। उनका ये पुराना ख्यालात है, तो वो कंजर्वेटिज्म। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो चर्च वाले लोगों को भी जो आइडिया था, उनका भी जो आइडिया था, वो इसी प्रकार का था कि वो लोग आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। आगे सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की का मतलब हो गया कि समाज में कुछ जो बुराइयां हैं, है ना, ऊंच नीच हैं, उसको बरकरार रहने दिया जाए, उसको बदला नहीं जाए। ये भी उन लोगों का कहना था। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, समझ में आ रहा है। चलिए आगे। उसके बाद प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। इसके साथ ही साथ उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि जो भी इंसान का प्रॉपर्टी है, जो भी धन संपत्ति है, उनका फैमिली का ही रहेगा। जैसे आज क्या है, हमारे इंडिया में आपका प्रॉपर्टी आपका नहीं है, सरकार जब चाहे उसको अपने यूज के लिए ले सकती है, लेकिन हाँ, बदले में आपको मुआवजा देंगे, है ना। तो मोटा मोटी आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म एक ऐसा सोच होता है जो कि आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, जो पहले से चलता आ रहा है उसको वैसे ही चलने देना चाह रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट कंजर्वेटिव्स सपोर्टेड मॉडर्नाइजेशन बिकॉज दे बिलीव्ड दैट, कहा गया, हाँ, बिलीव दैट इट कुड हेल्प इन स्ट्रेथनिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। देखो,
बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव हैं, ऐसे बहुत सारे पुराने ख्यालात के लोग हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। देखो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, नेशनलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमने आपको पढ़ाया था एक नेशन स्टेट और एक मॉडर्न स्टेट। तो नेशन स्टेट में क्या था, नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट जो कि तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, और मॉडर्न स्टेट मतलब कि मॉडर्न तो है, सारा सुख सुविधा उनके पास है, लेकिन रहने सहने का तरीका, सोचने का तरीका वो बदल नहीं रहे हैं। ये तो है हमारा मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न खुद में एक मॉडर्न है, मतलब नाम छुपा हुआ है उसमें। मॉडर्न तो है लेकिन वो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं। जैसे आपके पास पैसा कौड़ी बहुत आ गया लेकिन आपको इस्तेमाल ही करने नहीं आ रहा है, कैसे किया जाए, वही बात है इसमें, समझ गए। तो वो लोग मॉडर्नाइजेशन को अपनाते हैं, लेकिन उनका अपनाने का मकसद ये है कि जो हमारा मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो पहले सिस्टम है वही चलने दीजिए, है ना। नेशन का मतलब हो गया ना, नेशन स्टेट का मतलब कि आगे बढ़िए, है ना। तो वो लोग चाह रहे हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। इससे ये होगा कि स्ट्रेथनिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, इससे जो पुराने हमारे संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उसको ताकत मिलेगा, है ना। इसमें जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इनका हो सकता है कि यह मानना हो कि नया सिस्टम आएगा तो हो सकता है उसमें कुछ नया नियम कानून आ जाए, है ना, उसके पावर को डिक्लाइन कर दिया जाए, इस प्रकार से वो सोच रहा होगा उस समय पे। तो उनका ये मानना था कि जो पहले चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि बदलाव होता है तो समय तो लगता ही है, उलट फेर तो होता ही है। उसके बाद लाइक द मोनार्की, यानी कि वो मोनार्की को भी अभी तक चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि यूरोप में अभी तक डेमोक्रेसी आए। ठीक है, आगे, अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। देखो ये अभी भी जो है ना ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को फॉलो करना चाह रहे हैं। ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब क्या हो गया, ऐसा मोनार्की वाला सिस्टम जो कि मोनार्की तो होंगे लेकिन बहुत ही खतरनाक होंगे, है ना, हर तरह से एकदम मतलब लोगों को डराने धमकाने वाला इस प्रकार का होगा। अभी भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की ही चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर मॉडर्न आर्मी, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, उसके बाद एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म क्यों कहा, मॉडर्न में सब आता है, मॉडर्न में ये सब आता है। मॉडर्न देखिए बहुत बार बच्चों को ना मॉडर्न में और नेशन में कन्फ्यूज होता है, कन्फ्यूजन। हमने आपको पहले बता रखा है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। मॉडर्न का मतलब हो गया कि आपके पास हर चीज़ होगा, है ना, आर्मी भी होगा आपके पास एकदम मॉडर्न, ब्यूरोक्रेसी भी होगा आपके पास, लेकिन यानी कि मतलब कि आपके पास एक से एक अधिकारी लोग भी होंगे, है ना। उसके बाद आपका जो इकोनॉमी है वो बहुत ही एकदम प्रगतिशील होगा, बहुत आगे बढ़ रहा होगा। आपके पास फेडरलिज्म भी आप ख़त्म कर चुके होंगे, यानी कि जो वो वाला सिस्टम था ना सबसे पर कलर्जी वाला, इस प्रकार वाला, उसको भी आप ख़त्म कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी अभी आपके पास रहने सहने का तरीका नहीं है, सोचने का तरीका नहीं है आपके पास। मॉडर्न यही चीज़ है, लेकिन नेशन ये ऐसा होता है जिसमें कि आपके पास हर चीज़ होगा, साथ ही साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता है, समझ के बात को, आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग अभी भी कंजर्वेटिज्म लोग जो है ना अभी भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की को ही चाहते थे यूरोप में। अब यहाँ पे नीचे कंजर्वेटिज्म का मतलब लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है जो कि हमने अभी तुरंत आपको बताया है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म का डेफिनेशन यदि आपसे पूछे तो ये चीज़ लिख सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है जो कि हमने अभी बताया आपको, ये पढ़ लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा है कंजर्वेटिव रिजिम्स वेयर सेट अप इन 1815। देखिए यहाँ इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने 1815 के बाद का स्थिति पढ़ा। 1815 के बाद का स्थिति हम लोगों ने अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, है ना। लेकिन कंजर्वेटिव रिजिम यानी कि कंजर्वेटिव का जो एक सोच था, एक जो उसका सोसाइटी मतलब आप कह लीजिए लोगों का ग्रुप बन गया था, वो कब बना था, वो बना था 1815 में। 1815 में कैसे बना, क्या उसमें क्या क्या चीज़ था, इसके बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए जानते हैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रिजिम के बारे में, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंजर्वेटिव रिजिम्स सेट अप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हो गया कि कंजर्वेटिव रिजिम्स जो है मतलब कि एक प्रकार का सोसाइटी बन गया ऐसे लोगों का जो कि बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते हैं यूरोप में, है ना। और वो लोग हैं कैसे, ऑटोक्रेटिक हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब हो गया कि समृद्ध तो है ही, इसके साथ ही साथ उनका जो ख्याल है थोड़ा सा पुराना ख्याल है, समझ रहे बात को। समृद्ध तो है ही वो, हर चीज़ उसके पास, धन संपत्ति पैसा कौड़ी उनके पास
हर कुछ है, लेकिन फिर भी वो लोग उतना अभी तरक्की नहीं चाह रहे हैं, इस प्रकार का है, पुराने ख्यालात के लोग हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। सुनो अब ध्यान से, यहाँ पे ये लोग जरा सा भी क्रिटिज्म को बर्दाश्त नहीं करते थे, मतलब कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए ये लोग जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करते थे। जैसे होता है ना कि कोई किसी के काम के खिलाफ आवाज़ उठा दिया कि आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं या फिर ख़राब कर रहे हैं, इस प्रकार का, तो ये लोग टॉलरेंस नहीं करते थे, यानी कि पूरी तरीके से ये लोग सहते नहीं थे लोगों के बातों को, गुस्सा आया मार के उड़ा देना एकदम, इस प्रकार से जेल में डाल देना, इस प्रकार से चलता रहता था, ठीक है। और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि इनका जो सरकार चलाने का जो तरीका था, है ना, इनके खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाता था तो उनको ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करता था, ठीक है। आगे, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। और ये लोग चूँकि ऑटोक्रेटिक हैं, पावरफुल हैं, इसके साथ ही साथ थोड़ा सा इसके पास मतलब मानवता प्रकार का कुछ उतना नहीं है, मतलब कि ये लोग लोगों को लोग नहीं समझते थे, जानवर समझते थे, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पावरफुल के साथ साथ घमंड तो आ ही जाता है ना, यदि आपके पास पावर है तो घमंड तो ऑटोमेटिक सी बात है, आ ही जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग बहुत बार अलग अलग स्थिति में अलग अलग समय पर क्या करते थे, वहाँ के मीडिया पर सेंसरशिप लगा देते थे, यानी कि जो अब हम बोलेंगे वही आप छापिएगा, इसके अलावा यदि अलग से कुछ आपने छापा तो फिर आपको हमसे भिड़ना पड़ेगा। समझ गए बात को। चलिए, तो सेंसरशिप इन्होंने लगाया न्यूज़पेपर पे, बुक पे, प्लेज पे, सॉन्ग्स पे, यानी कि इन सब चीज़ों में जो भी अब छपेगा, जो भी लिखा जाएगा वो कंजर्वेटिव लोगों से पूछ के लिखा जाएगा, उसके बिना नहीं। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छाई यहाँ पे ये था कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लोगों के पास थोड़ा बहुत समझ था, इस प्रकार का भी नहीं था कि पूरी तरीके से लोगों को डराना ही है, धमकाना भी है, थोड़ा बहुत इनके पास आइडिया था फ्रांस को लेकर, क्योंकि फ्रांस में पूरी तरीके से पहले ही वहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुका था, है ना। तो इनके पास थोड़ा बहुत समझ था कि किस प्रकार से देश को चलाना है, इस प्रकार का समझ था इसके पास। चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट? यहाँ तक में यदि कोई डाउट नहीं है तो इसी टॉपिक के अंदर हमारा एक आता है ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।